आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा के साथ मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आइए शो का आगाज करें, बहुत अहम मुद्दे पर बात करें। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी रेडियो पर तो खूब मन की बात करते थे। एक और मन की बात, अपने मन की, अपने दिल की, अपनी जिंदगी की बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की है। फिल्म अदाकार अक्षय कुमार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो कि सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल ये गैर सियासी इंटरव्यू वजीर आजम की निजी जिंदगी के कई पहलुओं से को देखने वालों को, एक तरह से देखने वालों को बाखबर करता है निजी जिंदगी के उनके कई पहलुओं से। इसमें पीएम के मन की बात है, जिंदगी के तई उनका नजरिया है, बेहद खास होते हुए भी आम जैसी सोच है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू इलेक्शन के दरमियान आता है तो यह कैसे मुमकिन है कि इस पर सियासत ना हो। कांग्रेस महासचिव जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि पीएम लोगों से मिलते नहीं हैं और बॉलीवुड अदाकारों के बीच में घूमते हैं, कभी गैर मुल्कों में नजर आते हैं। ये उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला उन्होंने कहा कि पीएम ने इदारों के वकार को कम किया है, ये इल्जाम लगाया है, नुकसान पहुंचाया, संस्थाओं की गरिमा को गिराया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो फिर अदायगी नहीं चलती है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से आती है। तो ये अलग बात है कि ऐसा इंटरव्यू एक जमाने में अदाकारा सिमी ग्रेवाल ने आंजहानी पीएम राजीव गांधी साहब का भी लिया था और उसमें भी उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर ऐसी ही बात की थी। बहरहाल मोदी के इस गैर सियासी इंटरव्यू से कांग्रेस क्यों परेशान है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ही बेहतर होता कि इसे इस वक्त खासतौर से अवॉइड किया जाता तो ये लोगों के बीच पहुंचता। लेकिन जब सियासत हो रही है तो उसके सियासी पहलुओं को भी समझने की जरूरत है। क्या ये बीजेपी की किसी खास हिकमत अमली का हिस्सा है? और वाराणसी से पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले इस तरह का इंटरव्यू अक्षय कुमार को देकर के कहीं पीएम अपनी एक और रणनीति के तहत कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे की वजूहत क्या समझते हैं? मेरे 5 सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा पहला सवाल है, पीएम मोदी के अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू से किसे फायदा है और किसे घाटा है? पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है कि गैर सियासी इंटरव्यू को क्यों हजम नहीं कर पा रहा है अपोजिशन? एकाएक अटैक शुरू हो गए, आखिर ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, इस मुलाकात से वजीर आजम की शख्सियत के सभी पहलुओं को क्या आवाम जान पाएगी? ये आज का तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, क्या ये किसी हिंदुस्तानी पीएम के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इंटरव्यू में से एक बनने जा रहा है? शायद इसलिए अपोजिशन के पेट में दर्द होने का भी कारण ये भी हो। और पांचवा, क्या ये बीजेपी की सियासी हिकमत अमली का कोई हिस्सा है? इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो एजेंसियां लगी हुई है बीजेपी के लिए काम करने में, उनकी ये कारस्तानी हो, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बताते हैं, इस छोटे से इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं पहले, क्या क्या खास बातें वजीर आजम ने कही। तो आपको भी आप लोग देख ही रहे होंगे आज दिन भर से, लेकिन जरा इसमें एक बार और देख लीजिए। तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। तो आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मार रहे हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, वो कहा देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। that is something very big to know about.
तो बहुत हल्की फुल्की बातें हुई हैं और जिस तरह से एक सुकून सा माहौल भी नज़र आता है, उनकी शख्सियत के कई पहलू नज़र आते हैं। माहौल में भी आप कपड़ों को देखिए, पूरा लॉन देखिए, मतलब थोड़ा सुकून है और जो सियासी बातें हैं उससे हट करके ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश है। अच्छी बात है। तो मैं आज अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से भी जो इस चर्चा में शामिल हुए गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक चीख चिल्लाहट ना करें, हम भी थोड़ा सा हल्के मूड में अगर हम बात करें। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि राजनीतिक बातें हैं तो उसके जवाब भी राजनीतिक आएंगे और उसके बाद फिर ऐतराज़ होंगे और फिर उसके बाद तर्क वितर्क होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हल्का फुल्का ही मूड रहे, क्योंकि वो इंटरव्यू बड़ा हल्का फुल्का है। और चूंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी और अक्सर हमारे ब्रेक में भी हम आपको बता दें, ये भी एक असलियत है कि जो लोग यहाँ पर जो है आप देखते होंगे टेलीविजन पर भी, जब आपस में लड़ मचाते हैं कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, दूसरी सियासी पार्टी के लोग, वो ब्रेक जैसे ही होता है, मेरे ब्रेक बोलने के बाद वो आपस में बड़े हंसते बोलते हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों से भी कहेंगे कि सियासत में इतना ना उलझे कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। वजीर आजम ने भी ये बात गुलाम नबी साहब के बारे में बोली, अपने बारे में बोली और ममता बनर्जी जी के बारे में बोली। कितना जबरदस्त ऐसा लगता है कि बंगाल में तो सीधी दुश्मनी है बीजेपी और टीएमसी में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके लिए साल में 2 बार जो है कम से कम कुर्ते वो भेजती हैं, अपनी पसंद के मिठाई भेजती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरी गुजारिश है मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, पहले तारुफ मैं करवा दूं। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान आज जुड़े हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, अनीस दुरानी साहब हैं। सर खैर मकदम है आपका, इस प्रोग्राम में अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। यासिर जिलानी साहब मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े तेज़ तर्रार लीडर हैं। आज इनकी भी परीक्षा है, पता नहीं कितना तेज़ तर्रार रहते हैं या हल्के फुल्के मूड में पीएम की तरह ही रहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब वो बीजेपी का पक्ष लेना शुरू करते हैं तो फिर वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो सुनना नहीं पसंद करते फिर कोई भी किसी और का कटाक्ष या किसी और का एतराज़। मेरे साथ नियति शर्मा जी को भी मैंने अपने साथ रखा है, जो कि सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर हमारे साथ हैं। नियति जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में जुड़ते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। तो ये बात की हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक लोगों के पास जाऊँ उससे पहले ज़रा मैं ऋषि जी के पास जाना चाहता हूँ। ऋषि जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को जो उनकी शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं को दिखाता है जिनके बारे में हम नहीं ज़्यादा जानते थे, कैसे देखा जाए? ये भी क्या अपने आप में चुनावी रणनीति का हिस्सा है? चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए ही ऐसा है क्या? कांग्रेस की अटैक को देखकर तो ऐसा ही लगता है। देखिए, ये तो अपने अपने एनालिसिस करने का एक अपना तरीका है कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को कैसे देखते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, प्रधानमंत्री ने जिस सरलता, सौम्यता और से प्रधानमंत्री ने आज अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। प्रधानमंत्री के उन अनटच्ड पहलुओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में रखा है, चाहे वह माँ की बात हो, चाहे वह बचपन की यादें हों, चाहे वो राजनीति में जिस प्रकार से हम लोग जैसे आम लोग समझते हैं कि राजनीति में इतनी कटुता होती है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता दीदी से उनका कैसा एक रिलेशन है या गुलाम नबी आज़ाद साहब से कैसा रिलेशन है। तो प्रधानमंत्री ने हर पहलुओं को टच किया है। कहीं न कहीं इससे एक मैसेज जाता है कि नहीं, लेकिन इसको ऐसे भी तो हम देख सकते हैं। देखिए, हम लोग तो दूसरे ढंग से भी दिमाग चलाएंगे ना, कि ममता बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी अपनी तरफ राग़िब करने के लिए हो सकता है उन्होंने ये बात कही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से घुसने की कोशिश कर रही है और इस कदर हिंसक वहां का चुनाव हो चुका है, हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म की बात कहीं काफ़ी हद तक ममता के सपोर्टर्स को भी मुतासिर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और तो आप राजनीतिक एनालिसिस कर सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। और एक बात, आपके बात से हम सहमत हैं, जिस प्रकार से आप कल ही बंगाल में प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से टीएमसी पे हमला बोला और आज जिस प्रकार से फिर उन्होंने गैर राजनीतिक बात करते हुए ममता दीदी और उनका जो रिलेशन के बारे में चर्चा की है कि हर साल ममता दीदी हमारे लिए कुर्ता और मिठाई भेजती हैं। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने पर बंगाल में उनको नुकसान होता दिख रहा था, इसलिए यहां से इस तरह की बात, मिठाई की बात और कुर्ते की बात कर दी? क्योंकि बंगाल में एक जज्बात उनके लिए रहते हैं, ममता बनर्जी के लिए वो बंगाली अस्मिता का प्रतीक बन जाती हैं कुछ मामलों में। ऐसे में अगर टीएमसी के लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है बंगालियों पर अटैक कर रही है, टीएमसी पर अटैक नहीं करी, तो इधर से ये बात कह करके उधर मलहम लगाने की कोशिश। हाँ, हो सकता है जिस सौम्यता से प्रधानमंत्री ने बातों को रखा है, कहीं ने बंगाल और बंगाली लोगों के जो सेंटिमेंट है उनको टच करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने अपने बयान से किया है। लेकिन इमरान भाई, मैं मानता हूं कि राजनीति में
मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज कहा है, कहीं प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वही बात किया है कि देखिए राजनीति में हमारे बीच, कांग्रेस के बीच में, ममता दीदी के बीच में, गुलाम नबी आज़ाद साहब के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं राजनीतिक मैसेज के अलावा उन पॉलिटिकल लोगों को भी, मैं जहाँ तक डिकोड कर पा रहा हूँ कि उन लोगों को भी मैसेज दिए हैं कि जो बिलो द बेल्ट जाके राजनीति में हमला करते हैं। आप मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद मत रखिए। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, ऐसा लगता है, मैं शुरू में खुद ही कह रहा था कि हल्की फुल्की बात करेंगे, लेकिन अब पत्रकार हूं तो मैं अपना सियासी उसको एनालिसिस करूंगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसकी टाइमिंग इस वक्त, और कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 मरहलों में आप लोगों को समझ में आ गई कि कुछ मामला गड़बड़ा जा रहा है, तो इधर एक और ये फांसा फेंको, इस तरह की एक और कोशिश करो और माहौल बनाने की कोशिश करो। हम इसको इस तरह से क्यों ना देखें? देखिए, मैंने हमेशा, आप बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत तीखे सवाल होते हैं, आपकी जो सियासत हिकमत अमली वाली जो एक बात करने का तरीक़ा है और आप जोड़ते हैं, और आपने फ़ौरन ये भी कह दिया कि ममता के सपोर्टर को राग़िब करने की बात जो चल रही है, शायद किसी को हम लेके आने के कोशिश में, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन माने कि जो 3 मरहले के अभी हमारे चुनाव गुजरे हैं, उसमें मुतमईन है पूरी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें इत्मीनान है कि जो वोटर निकले हैं वो उनके यकीन को पक्का किया है। जो वोट आया है उस पर भी यकीन है कि आने वाले 2019 में जो 23 मई के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, उसमें हमारी नई सरकार बनने जा रही है। एक बात, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हकीकत से इंसान रूबरू हो, असली जमीनी सच्चाइयां उसको पता हो, तो अदाकारों की और अदाकारी की जरूरत नहीं पड़ती। वो कटाक्ष करते हैं, वो व्यंग करते हैं, राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजनीति में इतना पीछे चले गए हैं कि अभी उनको आके सामने फाइटिंग करने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज मैं इनका जब इंटरव्यू देख रहा था, मुझे भारत के जनमानस जो 1.25 अरब हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश इसलिए करी गई है कि एक भारत का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना खुल के अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो इसलिए की गई है कि वाराणसी से पर्चा नामजदगी दाखिल करना है, ठीक उसके पहले ये इंटरव्यू, और अगले 5 और मरहले अभी बाकी हैं। ये आपकी सोच है, मैं बिल्कुल आपकी सोच को सलाम करूंगा, लेकिन मेरा जवाब जो होगा वो मेरा जवाब होगा, उसको तो आपको सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत टफ जिंदगी, अपनी लाइफ जिंदगी देखी है, वो पहाड़ों में रहे हैं, उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया है। उनकी एक बात मुझे इतनी टच कर गई कि जब अक्षय कुमार जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी मसाज वसाज कराने का आपको मौका मिला, तो उन्होंने क्या कहा, आप देखिएगा पूरा वीडियो। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाई उस वक्त उतना तो वो कोई नामदार फैमिली से तो थे नहीं कि उनके पास बहुत सारी चीजें होती। उनके पास एक आसाम का, बाकायदा उन्होंने इस बात को वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से कहा कि आसाम का जो गमछा होता है उसको वो एक छोटी लकड़ी के सहारे पैरों में बांध लिया करते थे, और उस लकड़ी को वो धीरे धीरे अपने पैरों पे ऊपर नीचे करते थे, और वो उनके मसाज का तरीका हो जाता। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि पूरे भारत में, चाहे वो हमारा कॉस्मोपॉलिटन शहर हो, चाहे वो सुदूर भारत का कोई गांव हो, जब ये इंटरव्यू लोग देखेंगे ना, अपने आप को कनेक्ट करेंगे। इससे पहले देखिए, कांग्रेस क्यों बौखला जाती है इस तरह की बातों को लेके, क्योंकि कांग्रेस में सारी चीजें हाइड करी गई। वहां प्रधानमंत्री का मतलब था कि आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। प्रधानमंत्री का मतलब एक तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा मुझे नहीं कहनी चाहिए, वो अपने आप को बादशाह समझते थे, बादशाह सलामत की तरह। 55 साल एक ही परिवार ने हुकूमत करी, लेकिन उनको ये लगा कि अगर हम नीचे के लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे तो शायद ये राजनीति में एक बहुत बड़ा मैसेज उनके लिए गलत चला जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाए। अब जो आने वाला वक्त है वो बदल गया, जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं वो सामने आ गए। जो ख्वाब ये भी कह रही हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, आज वो सच हो रहा है। चाय पीने वाला आज भारत, चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री। वो तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोगों से मिलते नहीं है, बॉलीवुड अदाकारों के बीच में ज्यादा
रहते हैं या फिर विदेशों में ज्यादा रहते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास में बिल्कुल बताने, आपने क्योंकि कहा है कि डिबेट को बड़ा सोबर तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी है, मैं उसी अंदाज में कोशिश कर रहा हूं कि अपनी बात रखूं। कांग्रेस ने ये बताइए कि कब कांग्रेस ने बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं किया। दिलीप कुमार से लेके सुनील दत्त से लेके नरगिस दत्त से लेके वैजयंती माला से लेके जितनी भी इस तरह की अदाकारा रही हैं, अपने वक्त के अदाकार रहे, सब अमिताभ बच्चन, सबको इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हम उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पहलू को लोगों को बताने की कोशिश करी है जो आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने बचपन में, अगर मैंने साइकिल चलाई है और मैं साइकिल चलाते चलाते छोटे से जो हमारे आसपास घरों के, अब तो नाले और नालियां बंद हो गई हैं, पहले खुला हुआ करता था, पहले ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, हमने अपने बचपन में देखा, वहां मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। इस तरह की बातें जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में अक्षय कुमार को बताया, तो इससे आप देखिए कि कैसे लोग कनेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपको जुकाम, ये पूरी की पूरी बात कहां से है। उन्होंने पूछा कि आपको जुकाम कभी होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी को इतना टफ तरीके से देखा है, टफ तरीके से मैं जीने की कोशिश करता हूं। आज भी मैं 2-2 घंटे चलता हूं, 2-2 घंटे पढ़ता हूं और एक अपने आप को मिसाल साबित करने के लिए लोगों के सामने एक अपनी पूरी पर्सनालिटी को रखता हूं। तो उसमें आप ये देखिए कि सिर्फ कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें कोई राजनीति करने की कांग्रेस को जरूरत नहीं थी। और उसमें भी कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका वाड्रा, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी करा। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जिन साहब ने इंटरव्यू लिया है, इनके जो फादर इन लॉ उनके एमपी रहे राजेश खन्ना साहब, तो कैसे वो भूल गई कि बताइए कि उन लोगों ने बिल्कुल हाल फिलहाल, वो नई दिल्ली से सांसद भी रहे, वो भूल गई। और अक्षय कुमार ने अगर इंटरव्यू लिया है तो मुझे लगता है कि वो अगर प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने करी और पूरा भारत इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ उसको देख रहा है, तो सबको सराहना करनी चाहिए। और इसमें कहीं पूरे इंटरव्यू में कहीं राजनीति नहीं हुई है, ठीक है, कहीं राजनीति नहीं। हालांकि वो मन की बात भी करते रहे 5 साल, देखिए मन की बात वो भी राजनीतिक होती है, मन की बात एक पूरा प्रोग्राम रहा है। मन की बात से वो लोगों को कनेक्ट करते थे अपने टेन्योर में। ये चुनाव के वक्त है, और चुनाव के वक्त में क्यों आपके पास 10 साल का पूरा यूपीए सरकार का एक टेन्योर रहा है, क्यों नहीं कोई प्रधानमंत्री सामने आके किसी आम आदमी के साथ कभी हाथ मिला लिया। और आप कहते हैं कि वो लोगों से नहीं मिलते, आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब से मिलना शुरू किया लोगों के साथ, कब वो आम लोगों के साथ बैठने लगे। इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों में बिता दी थी मुख्यमंत्री। और सर आपके पास अनीस दुरानी साहब, ये जो गैर सियासी इंटरव्यू है, इसको हजम करने में कांग्रेस को या अपोजिशन को इतनी तकलीफ क्यों हो रही? छोड़ देते, जाने देते, वो अपना दे रहे हैं इंटरव्यू और अपना नहीं तो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं ऑफिशियल रणदीप सुरजेवाला कि इन्होंने संस्था की गरिमा को गिरा दिया। मतलब उन्होंने कहा कि पीएम अपने आप में एक संस्थान है, उसकी गरिमा को गिरा दिया। अब क्या बोले, कांग्रेस का ये रद्द-ए-अमल आया तो पूछूंगा नहीं क्या मैं? नहीं आप मैं नहीं पूछेगा, आप पूछिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक झूठ का तोमार है। और ये अभी जैसे यासिर साहब ने कहा कि बेसिकली ये चूंकि बनारस का इलेक्शन नजदीक है, तो ये गरीब से गरीब आदमी को दोबारा याद दिलाने के लिए बनाया गया है इंटरव्यू कि भाई मैं तो चाय बेचता था, बहुत गरीब आदमी था, मैं ऊपर उठ गया। हालांकि गरीबों के लिए करा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुस्तकिल पूरा मैंने भी इसको वॉच किया है। इसमें बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया है और ओरिजिनली ये इंटरव्यू जो था एक खिलाड़ी ने लेना था, लेकिन खिलाड़ी वो फेल हो गया इसलिए कि वो डायलॉग की डिलीवरी उसकी सही नहीं थी, इसीलिए फिल्म अदाकार को इसमें चुना गया है। तो ये बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो सबसे निचली सतह पर हमारा वोटर है उसको मुतासिर किया। मैं फिल्म डिवीजन की एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, अभी भी उपलब्ध है यूट्यूब में, आप भी देखिएगा। इंदिरा गांधी जी का पूरा दिन भर का एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका वो पूरी जिंदगी का हिस्सा बताया गया था, और उसमें भी वो जो है खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। उस वक्त संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया जी, मेनका जी बैठी हुई हैं, सब टेबल पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से राजीव गांधी पर सिमी ग्रेवाल ने इस तरह का इंटरव्यू उनका किया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों के नहीं हुए हैं, सवाल मौके का है, मौके का है। मैंने ये बात तो यासिर जिलानी से भी पूछी कि मौके का है, ठीक है, मौके का है। तो इसका मतलब मौके का सदुपयोग करना बीजेपी जानती है, आप फिर उनसे पीछे हो गए।
नहीं ये तो देखिए, ये तो गैर राजनीतिक इंटरव्यू था इसमें, और इसमें राजनीतिक बात तो हुई नहीं। उन्हें तो गुलाम नबी आजाद साहब की तारीफ कर दी, ममता बनर्जी के बारे में भी बात क्या होता है, ये सारी चीजें कि हम लोग सब देखिए आराम से बात करते हैं। एक डायलॉग उनका सुनिए, आपको नजर आएगा कि वो एक लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने खुद बंगाल के बारे में डिस्कस कर शुरू में किया, मैंने इसलिए उनसे पूछा, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है कि आप लोग पचा क्यों नहीं पा रहे? छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप लोग पचा क्यों? आप उसको और हिट कर रहे हैं, आप लोग उसको और सुपर हिट बना रहे हैं। डायलॉग एक मकसद से उसमें लिखा गया है और उसको डिलीवर किया गया है। और जहां कांग्रेस के एतराजात तो जो नहीं देख रहा है उस इंटरव्यू को वो भी देखेगा। कांग्रेस उसको क्यों सुपर हिट बना रही है? आवाम जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि जुमलेबाजी यहाँ भी खत्म नहीं हुई, वही जुमलेबाजी यहाँ तक भी कायम है अभी तक। जी, हर एक जुमला जो है वो जुमले के अलावा कुछ इसमें कोई डायलॉग, इसमें क्या जुमला है? वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, मैं आम पेड़ से तोड़ के खाता था, तो क्या जुमला है? अब आपकी जो टॉप की लीडरशिप है वो एक खास परिवार से आते हैं, उन्हें क्या पता? हाँ, वो नामदार है, नामदारों को क्या मालूम कि आम जिंदगी कैसे जी जाती है। अनीस भाई देखिए, अनीस भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप उनके एतराज़ात से कम इस वाली उसमें अब चले गुजरात से के साथ, मैं जब गुजरात से चला अनीस जी को बोलने दीजिए, अकाउंट जो है वहाँ पर दुरानी साहब ये बताएं, एक भी पॉलिटिकल बात माननीय प्रधानमंत्री ने किया हो तो आप यहाँ रखें। लाखों रुपए कपड़े पहनते हैं, उन्होंने इस मैसेज से पॉलिटिकली कैच करने का प्रयास किया हो, कहीं उनके अमल में और उनके कहने में और करने में कोई आपको अंतर नजर नहीं आता। तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के पहलुओं को आम लोगों को जानने का मौका मिला है, मैं चला अच्छी तो बात है। मेरा फंड था वो मैं गरीब की शादियों के लिए देकर आ गया, बच्चियों की शादी के लिए, समझे, और मैं खाली हाथ वहां से आ गया। तो ये खाली हाथ आने वाले प्राइम मिनिस्टर आज जो लाखों रुपए के जो कपड़े पहन रहे हैं, तो ये कहां से सब कुछ आता है? तो ये कांग्रेस का सादी जिंदगी नहीं है, मतलब ये जुमलेबाजी, प्योर जुमलेबाजी के अलावा कुछ। मैं आ रहा हूँ यासिर भाई, आ रहा हूँ आप ही के साथ जवाब लूंगा। मैं जरा इनके पास चला जाऊँ। हमारे साथ नियति शर्मा भी जुड़ी हुई। नियति जी, आप तमाम लोगों की बातों को सुन रही थी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसमें कितने % राजनीति, जरा ये बता दीजिए। देखिए, इलेक्शन का वक्त है, टाइमिंग है, हम सब जानते हैं कि चीजें कैसे होती है, लेकिन ये बताइए इस टाइमिंग के साथ ये बात कितनी हजम करने लायक है और किस हद तक इसमें राजनीति है? देखिए इमरान जी, ये देखा जाए तो इंटरव्यू बिल्कुल एपॉलिटिकल था। अब इसमें हमारे ऊपर है, हम राजनीति करना चाहें और राजनीति करके हम अपना ही रास्ता खराब कर लें। तो अब हम देख रहे हैं कि जो लोग देखते भी नहीं कांग्रेस के, वो भी ट्वीट्स के बाद देख रहे हैं कि ऐसा इंटरव्यू में हुआ क्या था। और इससे ही अगर कांग्रेस को इतनी ही परेशानी है, मुझे जो लगा देखकर, तो राहुल गांधी जी को भी ऐसा एक इंटरव्यू कर देना चाहिए ताकि दोनों कैंडिडेट्स के बारे में जनता को पता लगे कि दोनों का कैसा जीवन जिया दोनों ने, और किसने ज्यादा संघर्ष किया, कौन प्राइम मिनिस्टर के लिए ज्यादा डिजर्विंग है। तो राजनीति के तरीके से आप देखा जाए तो ये चीजें निकल आएंगी, लेकिन हमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल एपॉलिटिकल ये पूरा इंटरव्यू था। मोदी जी ने अपने स्टार्टिंग ही ऐसे की कि जो नॉर्मल पब्लिक है, उन्होंने कहा कि भाई आम की बात से शुरू की, बहुत ही छोटी बात, आम की बात से शुरू करते ही उन्होंने आम जनता के साथ कनेक्ट किया और बताया कि वो कैसे आम का मजा उठाते हैं। ये भी देश की साइकोलॉजी को प्रभावित करने की कोशिश है क्या? हमारे यहाँ भी नायकत्व, जो गरीबी से निकला हुआ शख्स है, वो अगर ऊपर जाता है उसको बहुत पसंद किया जाता है। हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं। क्या उस तरफ जो है हिट करने की कोशिश है क्या बीजेपी की तरफ से? इसको भी मैं समझ। देखिए आप इस बात को अपने तरीके से कह दीजिए, लेकिन सच्चाई से तो आप नहीं भाग सकते ना। उसमें उन्होंने जितने भी स्टेट्स के जिक्र किया, आप ये देखिए पूरे भारत को कैसे उन्होंने कनेक्ट किया। असम, हिमालय, बंगाल, गुजरात, पुणे, हर स्टेट्स के बारे में मोदी जी ने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए। तो ये कितना क्लियर दिखाता है कि वो उनको हर जगह का इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतनी चीजें देखी हैं, तो उनकी जीवन शैली ही ऐसी है कि उन्होंने इतना सीखा वहां से। अगर अब वो चीज उनके आज के काम में उनको मदद कर रही है, तो हम इसमें ये तो नहीं कह सकते इसमें राजनीति हो रही है। जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें आज बेनिफिट कर रहा है। उनका मेन एम था सैनिक बनना। अब आप ये कहें कि वो तो जी इसकी राजनीति कर रहे हैं, कि वो तो सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति चाहता था सैनिक बनना, वो क्या करेगा? वो यही तो बोलेगा मैं ये चाहता था, मैं ये चाहती हूँ। तो अब वो आज के लोगों से कनेक्ट हो रही है, तो इसमें ना मोदी जी कुछ कर सकते, ना राहुल जी कुछ कर सकते, ना राहुल जी ऐसा बता दे कि वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप बताइए। अनीस दुरानी साहब, एक चीज और समझिए, टोटल पॉलिटिक्स है, अपोलिटिकल नहीं तो इसको क्या पॉलिटिक्स है आप
बताएं, आप समझाएं क्या पॉलिटिक्स से जुड़ा है। ऋषि जी, मैं अनीस दुरानी जी आपसे, वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहा, उसके बाद उस पूरे अनुभव के साथ देश का पीएम बना, तो मुझको बहुत तजुर्बा है अधिकारियों को हैंडल करने का, मुझको बहुत तजुर्बा है कि कैसे व्यवस्था को चलाया जाता है, कैसे मैनेजमेंट चीजों का किया जाता है। तो यहां से एक मैसेज क्या जा रहा है, देखिए उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दूसरे, उनका मैसेज ये, अब समझने वाले इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक परिवार से लोग आते हैं कांग्रेस में, तो उनके पास अनुभव हो ना हो, जैसे कि आपकी एक लीडर जो है सीधे महासचिव बन जाती हैं, वो ना कोई प्रवक्ता रही, ना जिला अध्यक्ष रही, ना कुछ और रही, तो पीएम जो है अनुभव के साथ आए हैं, तो ये व्यक्ति मैच्योर है और मुल्क को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तो ऐसे इनडायरेक्ट मैसेज भी देने की कोशिश है, शायद कांग्रेस इन इनडायरेक्ट मैसेजेस को समझ चुकी है क्या? इमरान भाई, मैं दुरानी साहब से एक सवाल है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, पूछ लीजिएगा जरा, इनको जवाब लें जी। हाँ बोलिए दुरानी साहब। ये पार्टी का हमारे इंटरनल मामला होता है और कुछ जरूरी नहीं है हर आदमी आपको काम करता हुआ स्टेज पर ही नजर आए। स्टेज के पीछे ही बहुत लोग काम करने वाले होते हैं और ये नहीं होता कि जो स्टेज के पीछे काम कर रहा है उसके कार को निकाल दिया जाए उस काम को। प्रियंका जी आई है, वो बहुत अरसे से काम कर रही हैं और दूसरी बात ये, इस पूरे देश के अंदर जितने भी कांग्रेस वर्कर हैं मुस्तकिल कई साल से ये आवाज बुलंद कर रहे थे कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, उन्होंने ज्वाइन कर ली। अच्छा। इसमें ये कोई सरकारी पद पर नहीं आई है जिसके लिए कोई उस किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जब वो सरकारी ओहदा संभालेंगे तो वो भी आ जाएगा। और ये कहना है कि साहब परिवार की, अरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी गुजरे जो बिल्कुल आम गरीब परिवार से आए थे, बहुत ही निचले परिवार से आए थे, जो तैर कर और बस्ता कमर पे रखकर तैर के स्कूल जाया करते थे। तो सब तरह के लोग हैं, ये कोई ऐसी कोई विशेष बहुत विशेष बात नहीं। देखिए पहले की बात थी ना, ये पहले की बात थी, और आज में क्या बात है? आज कांग्रेस चुनावी मैदान में है और वो जब इस है। तरह के तर्क देते हैं, अपनी जिंदगी के इन हिस्सों को रखते हैं या इस तरह के दावे करते हैं कि वो बहुत अनुभवी हैं, तो आप लोगों के पास कहने के लिए नहीं रहता ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो पीएम के चेहरे भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा कौन सा राज्य संभाला है, ये कौन सी उनकी बहुत बड़ी सियासी उपलब्धि है जिसका वो फायदा देश को दे सकते हैं, ये बहुत सही चीज है जो कि एक तरह से गलत है। ठीक है, मैं एक बार फिर सैयद यासिर जिलानी साहब के पास आऊंगा। यासिर जिलानी साहब, जो बात कह रहे हैं अनीस दुरानी साहब की, चीजें पूरी तरह से एक तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है आप लोगों के जरिए, और इसमें आप लोग माहिर हैं, और ये वक्त, ये जो टाइमिंग है सीधे सीधे बताती है कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। नहीं, देखिए अगर कहना है तो हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डेली रैली हो रही है, डेली सभाएं होती हैं, डेली लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में प्रधानमंत्री रहते हैं, हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अमित शाह साहब रहते हैं, और वो जो 5 साल में 2014 से लेकर 2019 में 126 कार्यक्रम, 126 योजनाएं जो इस सरकार ने 2014 से 2019 तक दिया है, जिससे हम लोगों ने कम से कम, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा डिबेट पे उन सारी योजनाओं को लेके हमने बहस करी है। आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, हम उस पर चर्चा करते हैं, हम बताते हैं और उस नैरेटिव को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2014 से 2019 में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, हमें अगर वो बताना है तो बिल्कुल डेली, कोई ऐसा दिन नहीं है कि 3-4 सभाएं चाहे प्रधानमंत्री की हो या 10-12 सभाएं डेली अमित शाह जी की नहीं हो, वो हो रही हैं, वो लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल डिफरेंट है। और आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा जो आपको चौंकाने वाली बात सामने आई है, उसमें एक तो 9 करोड़ मतदाता जो नए जुड़े हैं, बिल्कुल युवा हैं, वो क्या सोच रहे हैं भारत के लिए, वो भारत में किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, किस इंसान को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जो भारत का गौरव, भारत का परम वैभव दुनिया के अंदर नंबर 1 पे ले जाए, वो जानते हैं। अच्छा, दूसरा मुद्दा आपको मैं बता दूं, सुरक्षा नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं हुआ। अगर ये इस तरह की बात करेंगे, यकीन मानिए कि पिछली बार 44 सीट आई थी, उससे भी नीचे चली जाएगी। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये रहे हम सबके बीच में, विपक्ष का रहना बेहद जरूरी है। मैं अच्छा आपको बताऊं, अभी हमारी बहन ने जो बात कही कि सैनिक बनने की जो इच्छा उनके अंदर थी, तो वो उनका एक पर्सनल मैटर है जो लोगों के सामने, आपके भी नेता रहे 55 साल एक ही परिवार के पास, आप लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान विभूति के बारे में जो बात करें, उनको आपने कितने दिन तक अपना कायद बनाया, बहुत चंद वक्त, उनके पास वक्त भी नहीं रहा, और आपने उनको बना के उसके बाद, लेकिन आपके पास और भी टैलेंट, और मैं आपकी दलीलों का जवाब लेता हूं, सर एक छोटा सा वक्फा, एक ब्रेक यासिर भाई, एक ब्रेक। और उन्होंने आज ये भी बताया कि
गुस्सा को कैसे वो अपना कम किया करते थे, कैसे लिख लिया करते थे, पन्ने भर लिया करते थे और सारे जज्बात पन्नों में आ जाते थे। और अगर हम उसको मैसेज टटोलें तो फिर एक पार्टी के कौमी सदर ने, उस समय तो कौमी सदर में नहीं थे, एक अध्यादेश को जो है गुस्से में फाड़ दिया था, एक पूरी सरकार को सामने से चैलेंज किया था। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे मैसेज हैं इसमें छुपे हुए, आप इसको इतना हल्के में मत लीजिएगा। गैर सियासी ज़रूर है लेकिन सियासी बातें भी हैं, हालांकि उसको हम निकालना नहीं भी चाहें तो निकल कर सामने आती है। एक छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे हैं।